नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बहुजन हिस्टोरिकल वॉइस पर, जो हमेशा से आपकी आवाज़ को बुलंद करता है और आपको वो जानकारी देता है जो शायद ही कहीं और मिलती हो। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम उस इतिहास के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके दिल में गर्व और दिमाग में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये वो इतिहास है जिसे सुनकर हर कोई अपने अस्तित्व पर गर्व करता है और जिसे छिपाने की हर कोशिश की गई, क्योंकि यह इतिहास हमारी पहचान, हमारी ताकत और हमारे अधिकारों की कहानी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम आज गर्व से सिर उठाकर खड़े हैं? आखिर ऐसा क्या है इस इतिहास में जिसे हमसे छिपाया गया? क्यों हर पीढ़ी को इससे दूर रखा गया? और सबसे बड़ी बात, हम इसे जानकर क्या कर सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अंत तक आप न सिर्फ उस इतिहास को जानेंगे बल्कि इस बात को भी समझेंगे कि हमें आज और आने वाले समय में क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो आपको आपकी जड़ों से जोड़ेगी, आपको सच्चाई दिखाएगी और आपको वो ताकत देगी जिससे आप अपने हक के लिए डट कर खड़े हो सकें। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारी पहचान की गाथा है। इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह उस संघर्ष और साहस का आईना है जिसने न केवल समाज को बदल दिया बल्कि दबे कुचले लोगों को अपनी ताकत पहचानने का अवसर दिया। ऐसा ही एक दिन था, 1 जनवरी 1818। ज़रेनिया यह दिन भारत के इतिहास में अन्याय और दमन के खिलाफ खड़ी होने वाली एक अद्वितीय घटना का प्रतीक है। ये दिन दलित समाज के लिए केवल एक तारीख नहीं बल्कि साहस और अस्मिता का जिंदा सबूत है। सोचिए, एक तरफ 28,000 पेशवा सैनिक, घुड़सवार सेना, बेहतर हथियार, धन और सत्ता का मद, दूसरी ओर केवल 500 हमारे महार सैनिक। लेकिन इस लड़ाई में संख्या का नहीं बल्कि उस आक्रोश और हौसले का महत्व था जो सदियों से दबे हुए लोगों के भीतर पनप रहा था। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उठाई गई पहली खुली चुनौती थी। यह लड़ाई थी जिसमें दलित समाज को यह सिखाया कि अत्याचार सहना ही नहीं बल्कि उससे लड़ना हमारा अधिकार है। आज हम आपको भीमा कोरेगांव की उस गाथा को विस्तार से बताएंगे जिसने न केवल पेशवा शासन को धूल चटाई बल्कि भारतीय इतिहास में दलित समाज के आत्मसम्मान और साहस को अमर कर दिया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई का संबंध केवल 1818 के युद्ध से नहीं है, यह उस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था जिसने हजारों सालों से दलित समाज को अपमानित और शोषित किया। पेशवा शासन का अर्थ ही था जातिवादी अत्याचार। उन्होंने दलित समाज को इंसान समझने से इनकार कर दिया, मंदिरों में प्रवेश वर्जित, शिक्षा से वंचित, सामाजिक कार्यक्रमों से बाहर, यहां तक कि उनकी परछाई को भी अशुभ माना जाता था। महार जाति जो मेहनत और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, उसको हमेशा नीचा दिखाया गया। उनके साहस और काबिलियत के बावजूद उन्हें सेना में शामिल होने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने महार समाज की ताकत को पहचाना और उन्होंने महार सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया और उन्हें अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ने का मौका दिया। यह विद्रोह की चिंगारी तब सुलगी जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। पेशवाओं का उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं था बल्कि दलित समाज को हमेशा के लिए कुचल देना था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह वही दलित समाज है जो उनकी सत्ता को जड़ से हिला देगा। 1 जनवरी 1818 सुबह का समय भीमा नदी के किनारे कोरेगांव के मैदान में पेशवाओं की सेना का डेरा था। 28,000 सैनिक, जिनमें घुड़सवार तोपें और विशाल पैदल सेना शामिल थीं, पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। उन्हें भरोसा था कि उनकी ताकत और संख्या का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। दूसरी ओर केवल 500 महार सैनिक, उनके पास न तो इतने संसाधन थे और ना ही उतनी बड़ी सेना, लेकिन उनके भीतर जो आग जल रही थी वह हजारों साल के अपमान और अन्याय का बदला लेने की थी। युद्ध शुरू हुआ। पेशवाओं ने सोचा था कि यह एक तरफा लड़ाई होगी, लेकिन महार सैनिकों ने अपनी रणनीति और साहस से उन्हें चौंका दिया। उन्होंने मैदान में ऐसी वीरता दिखाई कि पेशवाओं की विशाल सेना के पैर उखड़ने लगे।
महार सैनिकों ने अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से पेशवाओं की हर चाल को नाकाम कर दिया। घोड़ों की और तलवारों की चमक के बीच महान योद्धाओं ने अपने साहस का ऐसा परिचय दिया कि पेशवाओं की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह युद्ध पूरे दिन चला और अंत में पेशवाओं की सेना भाग खड़ी हुई। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी कि दलित समाज के लिए आत्मसम्मान और अधिकारों का पहला सबूत था। इसने यह दिखा दिया कि जब दलित समाज एकजुट होकर खड़ा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। इस ऐतिहासिक जीत के सम्मान में अंग्रेजों ने भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया। इस स्तंभ पर उन 500 महार सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह स्तंभ आज भी खड़ा है और हर साल लाखों लोग यहां आकर उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। 1927 में बाबा साहेब आंबेडकर ने पहली बार इस विजय स्तंभ का दौरा किया। उन्होंने इसे दलित समाज की ताकत और साहस का प्रतीक बताया। बाबा साहेब ने कहा था, यह केवल एक युद्ध नहीं था, उस मानसिकता के खिलाफ विद्रोह था जिसने हमें हमेशा से दबाने की कोशिश की। आज भी मां कोरेगांव का स्थल दलित समाज के लिए एक तीर्थ स्थान बन चुका है। यह केवल एक युद्ध का स्मारक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक है। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग यहां आकर अपने साहस और एकता का परिचय देते हैं, लेकिन कुछ पाखंडी ताकतें इस स्थान के महत्व को कम करने की कोशिश करते हैं। 2018 में इस स्थल पर हिंसा फैलाने की साजिश रची गई ताकि दलित समाज को डराया जा सके, लेकिन यह साजिश उल्टी पड़ गई। इस घटना ने दलित समाज को और मजबूत और संगठित बना दिया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, यह उस आग की तरह है जो हर अन्याय के खिलाफ चलती रहेगी। यह लड़ाई हमें सिखाती है कि जब तक हम संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारी आवाज दबाई जाती रहेगी। याद रखें, हमारी तलवार कमजोर थी, ना हमारी कलम। अगर आज दोनों उठ गए तो अन्याय और पाखंड का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, भीमा कोरेगांव की गाथा सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह हमारी अस्मिता और संघर्ष की ज्वाला है, जिसने सदियों से दबे कुचले समाज को यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए केवल साहस और एकता की जरूरत होती है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ 1818 में खत्म नहीं हुई, यह तो एक शुरुआत थी। इस आग को बुझाने की कोशिशें हमेशा होती रहीं, लेकिन हर बार यह और भड़क उठी। बाबा साहेब आंबेडकर ने इस चिंगारी को आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने हमें संविधान दिया, हमें वह अधिकार दिया जो सदियों से हमसे छीने गए थे। उन्होंने शिक्षा, समानता और न्याय को अपना हथियार बनाया और हमें सिखाया कि पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन समाज के दुश्मनों ने हमेशा कोशिश की कि बाबा साहेब के विचारों को मिटा दिया जाए, उनके संघर्ष को भुला दिया जाए। फिर आए मान्यवर कांशीराम, उन्होंने उस मशाल को संभाला और दलित, पिछड़े और शोषित समाज को संगठित करने का काम किया। उन्होंने हमें यह याद दिलाया कि जब तक राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। उन्होंने बहुजन समाज को आवाज दी और अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। कांशीराम के बाद आदरणीय बहन मायावती जी ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रतीक बनी उस बदलाव का जो बाबा साहेब ने देखा था। उन्होंने सत्ता में आते ही यह दिखा दिया कि अगर बहुजन समाज की ताकत एकजुट हो जाए तो बड़े बड़े सिंहासन हिल सकते हैं। उन्होंने समाज के लिए शिक्षा, रोजगार और सम्मान के नए द्वार खोले और यह साबित किया कि हम सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने वाले लोग हैं। आज चंद्रशेखर रावण जैसे युवा नेता इस मशाल को थामे हुए हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि दलित समाज की आवाज को दबाना अब आसान नहीं है। रावण जी का हर कदम इस बात का संदेश देता है कि बाबा साहेब की सोच, कांशीराम की रणनीति और मायावती का नेतृत्व हमारी नई पीढ़ी में भी जिंदा है। वह उन ताकतों को चुनौती दे रहे हैं जो हमारे समाज को बांटने और कमजोर करने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज है जो सदियों से दबाए गए दलित, पिछड़े और शोषित समाज के दिलों से गरज उठी है। जब भी कोई सत्ता, पाखंडवादी सोच दलित समाज को झुकाने की कोशिश करती है, चंद्रशेखर रावण
उसी ललकार के साथ सामने आते हैं जैसे एक शेर अपने जंगल की रक्षा करता है। शोषण और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला नेता है जिसमें साफ कर दिया है कि दलित समाज अब किसी के चरणों में झुकने के लिए नहीं बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए खड़ा हुआ है। आज जब देश में भाजपा जैसी ताकतें धर्म, जाति और सत्ता की साजिशों के सहारे दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखने पर आमादा है, तब चंद्रशेखर रावण वह दीवार बनकर खड़े हैं जिसे गिराना किसी के बस की बात नहीं। भाजपा और अन्य पाखंड वाली ताकतें यह सोचती हैं कि वे अपने धन, सत्ता और झूठी धार्मिक आस्थाओं के जरिए दलित समाज को गुमराह कर सकती है, लेकिन चंद्रशेखर शेखर ने अपने हर कदम से साबित किया है कि यह समाज अब जाग चुका है। वह समाज जिसने सदियों तक केवल अत्याचार झेले, अब चंद्रशेखर शेखर के नेतृत्व में इनकलाब की ओर बढ़ रहा है। चंद्रशेखर का नाम सुनते ही उन ताकतों में खलबली मच जाती है जो दलितों को हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहती है। उनके भाषण सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि एक ज्वालामुखी की तरह फटते हैं जो हर उस ताकत को जला देने का मादा रखते हैं जो दलितों के सपनों को कुचलने की कोशिश करती है। चंद्रशेखर रावण ने बार बार दिखाया है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड्डी हो, लेकिन अगर आवाज दलितों के हक की है तो वह किसी भी गद्दी को हिला सकती है। भाजपा और उनके जैसे अन्य दलित विरोधी दल जो केवल वोट बैंक की राजनीति में दलितों को इस्तेमाल करना जानते हैं, चंद्रशेखर शेखर से डरते हैं। वह जानते हैं कि चंद्रशेखर का हर कदम उस झूठी व्यवस्था को चुनौती है जो सिर्फ दलितों के खून और पसीने पर टिकी है। उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था से है जो दलितों को शिक्षित होने से रोकना चाहती है, जो दलित महिलाओं को उनके अधिकार देने से डरती है और जो दलित समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होने से रोकती है। चंद्रशेखर ने यह दिखा दिया है कि अगर दलित समाज एकजुट हो जाए तो यह न केवल सत्ता तक पहुंच सकता है बल्कि उस सोच को भी खत्म कर सकता है जिसने सदियों से उसे गुलाम बनाए रखा। आज समय आ गया है कि हर दलित और पिछड़ा और हर शोषित चंद्रशेखर रावण की इस जंग में शामिल हो। यह लड़ाई केवल राजनीति की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि अब यह समाज किसी के रहमोकरम पर जिंदा नहीं रहेगा। हम वह समाज है जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर अपने अधिकारों को छीनना जानता है। अगर सत्ता हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो हम उस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। उनके संघर्ष से हमें यह सीखना होगा कि झुकना अब हमारे खून में नहीं है। अब सवाल यह है, क्या आप इस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप चंद्रशेखर के साथ खड़े होने का साहस रखते हैं? अगर हां, तो यह समय है कि आप भी उठ खड़े हों, क्योंकि यह लड़ाई केवल चंद्रशेखर की नहीं बल्कि पूरे दलित समाज की है। दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने कोशिश की कि बाबा साहेब के विचारों को मिटा दिया जाए, उनके आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हर बार हमारे समाज ने यह साबित किया कि हमारे विचार अमर हैं, हमारी लड़ाई जारी है। यह सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा हक है कि हम बाबा साहेब, कांशीराम, मायावती और चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं के संघर्ष को आगे बढ़ाएं। याद रखें, हमने कभी झुके हैं ना झुकेंगे। हमारी तलवार भी मजबूत है और हमारी कलम भी। अगर आज हमने अपनी एकता दिखाई तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आप इन बहुजन शूरवीरों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोने में यह संदेश पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।